नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें 5वें और आखिरी चरण पर टिकी हुई हैं, जो 5 नवंबर को होना है। चौथे चरण की तरह ही इस चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान की उम्मीद की जा रही है। हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको बिहार के जमीनी मुद्दों से लगातार रूबरू कराते रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे पूर्णिया जिले से हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पूर्णिया जिले के चनका गांव के मल्लाहों और किसानों के हालात को सामने लाने की कोशिश की हमारे सहयोगी मंजीत ठाकुर ने। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के विकास के जो आंकड़े हैं, जो दावे हैं, जो उन सच्चाइयों को ज़मीनी हकीकत में और उनमें जो आंकड़े हैं उनमें क्या अंतर है, उसको देखने के लिए अब हम इलाके में पहुंचे हैं। वो है पूर्णिया और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो चनका गांव है। चनका गांव पूर्णिया से महज 30 किलोमीटर दूर है और जो कहा जा रहा है कि अब बिहार में भी रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, यानी जो पलायन करके युवा गए थे वो वापस आ रहे हैं। इन सब सच्चाइयों के साथ साथ, इन सब वास्तविकताओं के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो महादलित जातियां हैं या मल्लाह जैसी जातियां हैं उनको क्या सहूलतें मिले हैं, किसान जो हैं उनकी क्या स्थिति, क्योंकि इस इलाके में इस बार बारिश कम हुई है। हालांकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है आमतौर पर मानसून के मौसम में, लेकिन इस बार किसानों की हालत खस्ता है। उनकी क्या समस्या है, धान की फसल कैसी हुई है, इन पर नज़र डालेंगे। और विकास, जिस पुल की, जिन सड़कों की बात बिहार सरकार ने किया है कि यहाँ इस इलाके में काफ़ी विकास किया गया है, उसकी क्या सच्चाई है। हमारे साथ अभी गिरीन्द्रनाथ झा हैं, जो पहले दिल्ली जैसे शहर में और कानपुर जैसे शहर में रहे हैं और एक ब्लॉगर भी हैं, और यहाँ आकर इन्होंने फिर से किसानी शुरू की है। आप बताइएगा कि ये जो इलाका है, हमने सुना कि जो पूर्णिया का इलाका है, इस इलाके को पहले काला पानी कहा जाता था, क्योंकि देश के लोगों ने समझा होगा कि काला पानी सिर्फ अंडमान निकोबार को कहा जाता था या कहा जाता है, जहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज़ सरकार गिरफ्तार करने के बाद भेज दिया करती थी। इस इलाके को काला पानी क्यों कहते थे गिरीन्द्र? एक कहावत है मैथिली में कि जहर ने खाओ माहुर ने खाओ, मरवा को होई तो पूर्णिया आओ। मतलब आप ना जहर खाइए ना माहुर खाइए, अगर मरना है तो पूर्णिया आइए। पानी यहाँ का आर्सेनिक और यहाँ की पानी इतनी ख़राब थी कि लोग यहाँ पे, आबादी बहुत कम थी उस वक्त, दार्जिलिंग से नज़दीक था। यहाँ की आबादी उस वक्त महज 1903 के आसपास, लाख के आसपास आबादी थी, दार्जिलिंग तक जोड़ के आप। वजह यही थी कि पानी को लेकर। लेकिन 34 के भूकंप के बाद यहाँ का जल का स्तर थोड़ा ऊपर आया और पानी में थोड़ा आर्सेनिक की मात्रा कम हुई, तो लोग यहाँ की लाइफस्टाइल ठीक हुई। लेकिन अब भी वही हालत है। कुपोषण की जो समस्याएं हैं, सरकार लाख दावा करे कि हम सब कुछ ठीक होते जा रहा है, लेकिन पानी को लेकर सरकार अभी भी सजग नहीं है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा है और उसको लेकर अभी भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। किसान लोगों की भी यही समस्याएं हैं कि इस बार जिस तरह मानसून बहुत कम है, शायद 14% के आसपास मानसून, तो धान के किसानों को समस्या आई है। मल्लाहों की जहाँ तक बात है, जो करीब सीमांचल में 12 से 13% के आसपास होंगे, उनकी भी वही समस्या है। उनका जो मूल काम था वो छोड़ के अब वो खेती करने लगे हैं। तो आप ये जानिए कि आप दावा कुछ कर रहे हैं और ज़मीन पे कुछ हो रहा है, ये जानने की ज़रूरत है। आप हर सब्जेक्ट पे हम, आप क्योंकि आप इस इलाके के रहने वाले भी हैं और आप दिल्ली को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो मीडिया है वो किस तरह से तस्वीर पेश करता है। गुलाबी मौसम जिस गांव का, शहर का आदमी सोचता है, वैसा होता नहीं है। अब इस गांव में हम चलकर देखेंगे कि विकास के जो दावे और जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें यहाँ पर कितना काम हुआ है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। जो बात की जाती है महादलितों की या फिर ऐसे दलित तबकों की जिसके उद्धार की, जिसके विकास की बात की जाती है, जिनके लिए दावा किया जाता है, उनकी क्या स्थिति है। हम पहुँचे हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जो यहाँ पर महलदार कहे जाते हैं, मल्लाह जाति से। इनके पूज्य देवता हैं निषाद राज, जो भगवान राम को जिन्होंने गंगा पार करवाया था। और
इनमें बहुत सारी जातियां हैं, करीब 24 जातियों का ये समुदाय है। लेकिन अभी हमारे साथ महलदार जाति के लोग हैं। पहले मछली का काम करते थे, अब ये लोग खेती में उतर गए हैं। खेती में स्थिति ये है कि संकट है पानी का, नहर भी सूखी हुई है, नहर में पानी नहीं आता है और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। नहर में भी बाढ़ आती है यहाँ पर। लेकिन फसल ख़राब हुई है, धान की फसल ख़राब हुई है इस बार। ये किसान जब बने तो भी बर्बाद हुए और मछुआरे के रूप में कैसे बर्बाद हुए उसकी कहानी जानते हैं। पहले आप लोग मछली का काम करते थे, आप पहले नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम देवीलाल महलदार। तो देवीलाल जी, पहले आप मछली का काम करते थे, जी हाँ, मछली का काम करते थे पहले। तो फिर छोड़ क्यों दिया उसको? सुखाड़ के कारण वर्षा नहीं होता है समय पर, नहर में पानी नहीं आता है समय में। तो मछली के काम में तो वो नकदी का काम था, फिर मतलब छोड़ना पड़ा, तो फिर क्या? पूंजी के अभाव के कारण, पूंजी नहीं रहने के कारण छोड़ना पड़ा। तो सरकार को कुछ मदद मिली सरकार की तरफ से? नहीं, सर नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। छोटे छोटे पूंजी की ज़रूरत होती है ऐसे छोटे व्यवसाय में भी, वो नहीं मिली है। आपका नाम क्या है भैया? राजेश महलदार। तो राजेश जी, आप बताइए कि आप भी खेती करने लग गए हैं। जी सर। तो इस बार खेती की स्थिति? बहुत ख़राब निकला। खेती क्यों छोड़ दी? नहीं पोसाता है, पूंजी लगता है, जहाँ 20,000 लगता है वहाँ ना 10,000 होता है। हाँ, मतलब मछली का काम आपने छोड़ दिया। जी सर। तो मछली में बारिश नहीं होने के कारण बीज डालते थे, उसमें नहीं बढ़ता, साइज नहीं बनता, इसीलिए कारण छोड़ दी, नहीं पोसा रहा था। तो बीच में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये वो इलाका है जहाँ हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की ये धरती है। वो हमेशा अपनी किताबों में पूर्णिया को पुरैनिया लिखते थे, आंचलिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने इस इलाके में धान की खेती और माछ का अपनी किताबों में बहुत इस्तेमाल किया है। मांगुर माछ का बहुत इस्तेमाल किया, जो देसी मछलियाँ हैं उसका इस्तेमाल किया। क्या मछली पालन में, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मांगन महलदार मेरा नाम है सर। तो आप बताइए कि क्या देसी नस्ल बची है मछली की, या बाकी लोग भी हाइब्रिड पे उतर गए? जी हाइब्रिड पर उतर गए हैं, देसी आजकल उपलब्ध नहीं है। हम लोग के देहात में पानी नहीं मिलता है अभी सर, ऊपर से वर्षा भी नहीं हो पाता है और नहर भी साथ नहीं दे पाता है, पूंजी का भी अभाव है। इसी लेकर के अब हाइब्रिड ही चलता है ज़्यादा। हाइब्रिड ही चलता है। बुआरी और मांगुर टाइप का मछली है जी है, वो है बचा हुआ है या फिर खत्म? देसी नहीं है सर। देसी नहीं है। जी नहीं, चाइनीज आता है इसमें। अच्छा, इसमें भी मछली में भी चाइनीज नस्ल आ गई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, मछली में भी हाइब्रिड आ गया है। तो ये एक शोध का विषय है कि खाने वाले पे इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन पहले जो खिलाने वाला था उस पर क्या असर पड़ा है? तो जब मछली का काम छोड़ दिए तो फिर? जी अभी खेती पर उतर गए। अच्छा, तो मछली को अभी जो पोस रहे हैं ना जी, तो ये भी बार नहीं होता है, फला नहीं होता है बारिश के कारण, और बारिश भी पानी नहीं है, और ट्यूबवेल वेल का सुविधा नहीं है, दूरी दूरी में है। ये सब मजबूरी से सब मछली में कि ये मछली भी जो है अभी पाल रहे हैं उसमें बीमारी फैलता है। वो बीमारी में हर तरह आता है, कोई पेट फुल्ली में आ जाता है, कोई सी में बीमारी आ जाता है। मछली जो है ना मरता है, अधिक से अधिक वो मरने लगता है। तो दवाई ववाई डालते हैं तो कामयाब होता है, लेकिन हल्का फल्का होता है जो भी है तो मर ही जाता है। हल्का फल्का बचता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे सर? तो इसीलिए नहीं जी पाते हैं, ऊपर नहीं हो पाते हैं। जो भी पूंजी लगाते हैं तो डाउन हो जाते हैं। तो मछली का बार नहीं होता है, मछली जो भी है तो मर जाता है बीमारी में। तो इस कारण से हम लोग मछली का सजाग छोड़ते हैं जी, और खेती में बारी में उतरते हैं। अब खेती बाड़ी में भी अगर उतरते हैं तो इसमें भी मैंने बारिश के कारण से फसल नहीं होता है। फसल नहीं होता है सर, कितनों भी करते हैं तो माटी का वजह, पानी की वजह से पता नहीं ये क्या है। फसल लगाते हैं सही से चलता नहीं है, जो है कि फसल चलता है वो भी में कभी तूफान तो कभी कुछ आ जाता है, तो हम लोगों का जो है परेशान कर देता है। जो भी लगाते हैं तो उसमें उपजाऊ सही से होता नहीं है जी। ये को बताइए, तो फिर इतना परेशानी के बाद भी जब सरकार कहती है कि हम लोग तो बहुत साथ दे रहे हैं, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार की, तो वो बिहार सरकार ने कुछ ऐसा काम किया कि घर में कुछ पूंजी आई हो या कुछ काम आपका मछली वाली हो या फसल वाली बात हो, कुछ फायदा हुआ? जी अभी तो कुछ नहीं हम लोग का मिला है सरकार के तरह से। अच्छा, अभी तो अपने जो करते हैं पसीना कमा के इधर उधर से, बस वो भी नहीं ऊपर हो पाता है। तो मतलब घर का पूंजी लगा करके? हाँ जी सर, घर का पूंजी लगा के खेती बाड़ी में लगाते हैं तो वो भी माने डूब जाता है और सुधार नहीं पाते हैं। इस कारण से बिहार को अभी नीचे ही है। कबीर साहब ने कहीं कहा था कि जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ, और ये खेती और
मछली का काम भी कुछ ऐसा ही हो गया कि अपना ही घर जला जला करके, अपने ही घर की पूंजी ख़त्म करके जो है ये लोग अपने पुश्तैनी धंधे को भी छोड़ चुके हैं। आप किसानी में क्या हालत है देखिए। ये मछली पालन पर गिरिंद्र आप बताएं कि किस स्थिति में पहुंच गया है। रेणु जी ने तो पूर्णिया के आसपास की और कटिहार के आसपास की मछलियों की बड़ी तारीफ़ की थी। रेणु की बात तो ठीक है, उसके बाद भी एक बात थी कि यहाँ के जो गरीब तबके थे ना, माछ भात मतलब हर के लिए माछ भात, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसको तो माछ को तो हम लोग कहते थे कि ये हमारे लिए जल अमृत है। इन सब की बात तो साहित्य की अलग बात है, लेकिन अब ज़मीन पर जब उतरेंगे ना, इतना दुख होता है कि जो सरकार कागजी दावा करती है बहुत कुछ। इस बार के घोषणा पत्र में भी बिहार सरकार का है, जो नीतीश सरकार ने कही है कि हम मछुआरों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। मिथिलांचल में आप यात्रा किए होंगे, वहाँ पर आप भी देख रहे होंगे, वहाँ पे कुछ ठीक हालत में है। किसी सीमांचल में आएंगे, यहाँ हम लोग बहुत पीछे हैं। इसकी एक वजह है कि इनके पास सरकारी सहायता नहीं पहुँच पा रही है, तालाब नहीं खुद रहे हैं। एक है कि मान लीजिए जो बड़ा किसान, तालाब है उसमें उड़ाही नहीं हो पाती, उड़ाही नहीं हो पा रही है। और एक है कि जो बड़े किसान हैं वो ज़मीन छोड़ रहे हैं। एक है कि आपको रिवर्स माइग्रेशन वाली जो बात आपने कही है वो बहुत ज़रूरी है। जो बड़े किसान हैं उनको लौटना होगा। वो एक कोऑपरेटिव, अगर सरकार को आप छोड़िए, आपको खुद आगे बढ़िए और खुद तालाब खुदवाइए, 10 किसान मिलिए और मछली पालन शुरू कीजिए। इसके अलावा मेरे पास और मुझे और कोई उपाय नहीं दिख रहा है। आप सरकार का भरोसा को हटिए और खुद आगे बढ़िए आप। तो गिरिंद्र ब्लॉगर भी हैं, लिखते रहते हैं इन सब सामाजिक समस्याओं को लेकर के, और किसान भी हैं। पहले नौकरी करते थे, अब किसान के रूप में बदल गए हैं। तो इनका नज़रिया खेती को लेकर के साफ और स्पष्ट है कि इसमें सिर्फ सरकारी सहायता से ही नहीं चलेगा, लोगों को खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब हम नज़र डालेंगे कि इस इलाके में जो धान जिस तरह से बहुत मशहूर है, इस इलाके का धान, देसी नस्लें बची है या नहीं। मछली की देसी नस्ल ख़त्म हो गई है, लगभग ख़त्म होने पर है। संकर जो हाइब्रिड मछलियां हैं उनका बाज़ार बड़ा हो रहा है। धान की तरफ ध्यान देते हैं कि क्या इसमें भी सिर्फ हाइब्रिड बीज ही है या कोई देसी नस्ल बची भी है, या इसके जो किसान हैं ख़ास करके इसको उगाने वाले, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, इस पर अभी नज़र डालेंगे। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। जो महलदार हैं उनकी समस्या, जो मछली पालने वालों की जो समस्या थी वो तो आप सुन चुके हैं। लेकिन खेती और किसानी जो है उसमें धान की खेती पूर्णिया में काफ़ी मशहूर रही है। यहाँ 80 नस्लों के धान है, जो चावल है वो होता रहा है। मैं किसानों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप खेती करते हैं? जी हाँ, खेती तो करते हैं 4-5 एकड़, अध्यायापन भी करते हैं। मगर धान की रौदी में इस बार धान साफ नहीं हुआ है। और जो भी हुआ है सर, क्या कहता है, धान काटते हैं 800 साढ़े 800 महाजन को धान नापते हुए, उसके बाद मकई लगाते हैं। अब देखिए मकई क्या होता है, रौदी में मकई भी जा रहा है, कोई सरकार तरफ से कोई तेल या कोई चीज़ की आमद नहीं आ रहा है। मैं इनको पहले बता दूं दर्शकों को कि रौदी का मतलब अकाल, बारिश नहीं हुई है, इसको यहाँ मैथिली में रौदी कहा जाता है। और मकई लगा रहे हैं, यानी भुट्टा लगा रहे हैं, मक्के की फसल लगाई है इन्होंने। तो कुछ स्थानीय शब्द है जिनका ज्ञान ज़रूरी है। तो इस बार धान जो हुआ है, पतला वाला धान हुआ है जो अच्छी क्वालिटी का होता है? जी नहीं, बहुत खाक चला गया है, एकदम सब आधा खाक चला गया, आधा धान हुआ है। यानी प्रति एकड़ में वही मिला जुला के 15 कुंटल 12 कुंटल अधिक 12 मन 15 मन के एवरेज में जा रहा है धान। एक मन मतलब कितना किलो? यानी नहीं, मतलब कट्ठा में वही 25-20 किलो के एवरेज में जा रही है। अच्छा, धान एक कट्ठा में एक मन में होता है 40 किलो। और उससे भी कम धान जो है इस बार पैदावार हुई है। आप बताइए कि जो सिंचाई की, जब बारिश नहीं हुई, पानी नहीं पड़ा, तो उसके बाद सिंचाई का कोई सुविधा है? ना सर, कोई सुविधा नहीं है। वही इंजन लगा के पानी पटाते हैं, 80 रुपया घंटा लेता है। मान लीजिए एक बारी पटाते हैं, 1 एकड़ में 1000 1200 1500 लग जाता है। 4-5 पटवन को दिए हैं घर से, मतलब
लग रहा है, माल जाल बेच के जो भी था लगा रहे हैं। तो डीजल के लिए कुछ पैसा मिला सरकार की तरफ नहीं, से? कुछ सब्सिडी मिलता है नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग को सर, एक भी पैसा नहीं मिला है। आप सुनते हैं मिलेगा मिलेगा, अब कब मिलेगा, क्या मिलेगा। किसी को लिखा भी है, कोई को लिखवो नहीं किया है, यानी अपना खेती गृह में लगा हुआ था, नहीं लिखा सका, वो छूट गया। अब मकई का फसल के लिए क्या चाहिए? जो मक्का आप लगा रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए? उसमें कुछ उम्मीद है? उसमें तो मान लिया खर्चा खाद लगता है सर, पानी लगेगा 5-6 पटवन। अच्छा। उसके बाद ठंडी में दवाई लग रहा है कि यानी उपज बढ़िया से हो। अब ऊपर वाला अभी तो रोदी चल रहा है काफ़ी ढंग से। अच्छा। अब ठंडी में क्या करता है नहीं करता है मक्का, ये तो कभी कोई। अब हम एक और किसान के पास चलते हैं। आपका नाम क्या है चाचा जी? जी, मेरा नाम योगानंद है। अच्छा, जो इस बार जो खेती हुई है क्या लगता है, ऐसा क्या गड़बड़ है? खेती अच्छी खेती है, क्या है? आपकी बार सबसे डाउन खेती गया है। सरकार समय पर एक तो हम लोगों को बीज उपलब्ध समय पर नहीं कराती है, बोलती है कि करती है कुछ, समय पर नहीं उगाने के कारण पछतिया हो जाता है रोपने में। धान जिस तरह देना चाहिए इल्ड नहीं हम लोग नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। उसके बाद जो ही उपजा जाता है उस लेके संतोष एकड़ में हम लोग 5 कुंटल करके अब की बार वो भी नहीं पूरा है। मुश्किल से कहीं अच्छी तरह से खेती किया है तो पूरा है कहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, तो मछली जो मारते हैं उन लोगों से, हम मल्लाहों से बात कर रहे थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं देसी मछलियाँ अब नहीं है, बुआरी या मांगुर जैसी मछलियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो लेकिन अब धान की खेती में कोई देसी नस्ल बची है क्या? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। वो तो सब तो सर उकन गया, वो है ही नहीं। वो पहले का देसी खेती ऐसा सर था जो नहीं भी बारिश होती थी तो धान उपज जाता था। जब से ये हाइब्रिड का धान हुआ है सर, बिना पानी से नहीं उपज पाता है। हम लोग गरीब आदमी, कहीं बोरिंग है, दूरी पर बोरिंग है, एक दफ़े पटाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, फिर दोबारा पटाने का साहस नहीं होता है। हाँ, और इस पानी के अभाव में हम लोग सही ढंग से नहीं उपजा पाते हैं फसल। ये कुछ सरकार को तो इस बारे में करना चाहिए था कि क्योंकि किसानों के लिए सोचने वाली अगर सरकार रही है, इतने दिनों से आज़ादी के इतने साल बाद भी सिंचाई की सुविधा नहीं है इस इलाके में। क्या नहरों का क्या हिसाब किताब है? नहरों का हिस्सा है सर, विलेज चैनल नहीं है, विलेज चैनल के अभाव में हम लोग नहीं पानी ले जा पाते हैं दूरी तक। हाँ, अगल बगल नहर के भीड़ में जो किसान का है वो लोग पटा पाता है, और 10 जरीब की दूरी पर जो है चैनल के अभाव में हम लोग नहीं पटा पाते हैं, वैसे रह जाते हैं। अच्छा। इसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, चैनल कैसे विलेज चैनल कहाँ पर तक पहुँचना चाहिए, कोई उपाय कर नहीं रही है। तो इनका कहना था कि जो देशी नस्लें थी पहले धान की, तो उसमें होता ये था कि वो अगर बारिश कम भी हुई तो सूखा प्रतिरोधी एक तरह से था। लेकिन जब हाइब्रिड नस्लें आईं तो उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और इसकी वजह से यही इस बार जो धान की फसल ख़राब हुई, शायद एक ये भी असर हो सकता है। हम गिरिद्र से जानने की कोशिश करते हैं, किसानी खेती को काफ़ी नज़दीकी से, क्योंकि अब एक आधुनिक किसान है। गिरिद्र, क्या आपको लगता है कि हाइब्रिड ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, हाइब्रिड फसलों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है? पानी जो सूखा प्रतिरोधी फसलें हमारी देशी नस्लें होती थी धान की, वो ख़त्म होने से? देखिए क्या है कि हम लोगों ने पैसे के पीछे पहले भागे, उसकी वजह यही है कि हाइब्रिड जो है ना, वो धान अधिक के लालच में हम लोगों ने हाइब्रिड को पकड़ लिया। तो पुरानी जो फसलें थी मक्का, पंकज, मंसूरी वगैरह को हमने छोड़ के हाइब्रिड पे आ गए। और अब क्या हो रहा है कि समय पे अच्छी बारिश नहीं हो रही है, नहर में समय पे पानी नहीं आ रहा है, पटवन काफ़ी महंगा है डीजल के कारण, तो लोग ही करना छोड़ दिए हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की एक पंक्ति थी है कि आवरण देवे पटुआ, पेट भरन देवे धान, पूर्णिया के बसैया रहे चदरवा तान। मतलब कि यहाँ जो था सबसे बड़ा कैश क्रॉप था वो पटुआ, मतलब जूट, और पेट भरने के लिए धान था। इतनी धान होती थी यहाँ पर, ये सब कुछ अब बंद हो गया है। किसान हताश हैं, निराश हैं। अच्छा, तो गिरीन्द्र, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह देश भर में किसान जो है समस्याग्रस्त रहा है, पिछले कुछ सालों से आत्महत्या की खबरें आती रही हैं बहुत विभिन्न इलाकों से, तो बिहार के खेती में क्या समस्या? क्या बिहार में किसान समस्याग्रस्त है या बिहार की खेती समस्याग्रस्त है? बिहार के किसान में सबसे बड़ी है, बड़े जीवट होते हैं। आप देख रहे होंगे हर जगह की आत्महत्या की बात सुनते होंगे, यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करते हैं। हम इतने आशावान हैं कि धान की फसल इस बार ख़राब हुई है, किसान बोलेगा कि मैं मक्का उपजाऊंगा। समस्या ये है कि राज्य सरकार किसान को किस तरह ले रहे हैं।
वो इस चीज़ को केवल वो चुनाव के वक्त इसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह अभी समझिए कि अभी चुनाव का वक्त है, उन्होंने डीजल अनुदान की राशि अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको देना चाहिए। आप राजनीति को अलग एक राह रखिए और किसानी को, क्योंकि हमें तो आपके डाइनिंग टेबल पर चावल पहुँचेगा कब, अच्छा धान होगा तो ना। तो ये समस्या है, किसानी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये राजनेताओं की दिक्कत है और समस्या सिस्टम में है, किसान को गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं। ज़मीन उपजाऊ है, प्रधानमंत्री नहर सिंचाई योजना, हर खेत तक पानी आ जाए, डीजल का काम ही नहीं पड़ेगा, तो हमें समय पे सब कुछ हमें मिलेगा, तो अपने आप किसान खुशहाल हो जाएंगे। ये ज़रूरी बात है। किसान की खुशहाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो इनकी मेहनत है। और दूसरी बात कि इस इलाके में जो देखने की बात आई है कि जूट की खेती, जो पटसन की खेती होती थी इस इलाके में, काफ़ी मशहूर रहा है और कई जूट के मिल कटिहार उसके लिए बड़ा मशहूर रहा है कि जूट की मिलें थी वहाँ पे। जूट की खेती छोड़ दी, लोग कैश क्रॉप की बजाय धान की तरफ आए। जो खाद्यान्न है वो कैश क्रॉप नहीं होता है। जैसे ये बाली है धान की, इसमें ये धान तो है लेकिन इसमें चावल नहीं निकलेगा। तो ये एक पानी नहीं होने की वजह से ये समस्या हुई है कि इसमें चावल के दाने नहीं निकलेंगे। यदि हमारे और आपके खाने के लिए टेबल पे जो धान के बाद जो चावल आता है वो नहीं निकलेगा। तो इस खेती की समस्या को देखना पड़ेगा कि आखिर अगर किसान खुशहाल होगा, जिसके लिए अलग से कृषि बजट जैसी बातें की जाती हैं, वो अगर होगा तो उसके लिए कि किसान के पास उनके खेत तक पानी पहुंचे। अगर सिंचाई के लिए जब तक नहर नहीं पहुंच पाती है, हर गांव तक, हर खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है, डीजल के अनुदान की अगर बात की जाती है तो वो दी जाए। हम देखेंगे कि बिहार में जिन सड़कों के विकास की बात की जाती है, पुल के विकास की बात की जाती है, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन इलाके में पुलों की क्या स्थिति है। हमारी गाड़ी बेहद ख़राब सड़क से आई, लेकिन यहाँ पर आकर वो बेहद ख़राब सड़क भी आकर ठिठक जाती है। हमारी गाड़ी को भी ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि आगे जो पुल है वो चचरी पुल कहा जाता है। बांस के पटरों को जोड़ करके पुल बनाया गया है। और ये पुल कितना कारगर है, मोटरसाइकिल जैसे या साइकिल जैसे लोग की जैसे वाहन तो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए आगे ये सड़क कामयाब नहीं है, ये पुल कामयाब नहीं है। लकड़ी का पुल है, मजबूत नहीं है। ये बहुत सारी कहानियाँ इस पुल की हैं। विकास की जो दावे हैं उसकी पोल खोलती है ये पुल। लेकिन हमारे साथ रामलाल जी हैं, रामलाल मंडल हैं ये। तो रामलाल जी, ये पुल जो है आप यहाँ पे बना नहीं है पक्का पुल, तो आप लोगों की समस्या तो होती होगी। किस तरह की समस्या है? बहुत दिक्कत वाली समस्या है, बहुत हम लोग को जाने आने में परेशानी होती है। और हम लोग को इस पार उस पार गाड़ी, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर, ये सब पानी में पार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग को पक्की पुल चाहिए। पक्की पुल चाहिए ना? हाँ। किसी नेता ने आकर के वादा किया आपसे, कहा कि भाई हम पुल बनाएंगे अगर? हाँ, बोला तो था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, हमारे साथ इस गांव के पोस्टमैन भी हैं, तो जाहिर है इनका आना जाना काफ़ी होता होगा इस पुल से। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोपाल शर्मा। गोपाल जी, आप तो हर गांव में घूमते हैं, चिट्ठी लेकर के जाते हैं, तो आप बताएं कि कितनी बड़ी समस्या लग रही है आपको पुल? यहाँ हम लोग को आने जाने में बहुत समस्या है सर। मैंने गाड़ी इधर से उधर जाने आने में हम लोग बराबर जाते आते हैं, इसलिए दिक्कत होता है सर यहाँ। तो ये पुल तो गांव वालों ने अपने सहयोग से बनाया होगा? जी जी, ये सरकार का नहीं, ये गांव वाले अपने सहयोग से बनाए हैं। हाल ही में बिहार सरकार का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद से साल 2006 तक पूरे बिहार में 21 बड़े पुलों का निर्माण हुआ था, लेकिन पिछले एक दशक में पुलों की संख्या 100 से ज़्यादा नए पुलों की संख्या हुई। लेकिन पटना में बनाई इन योजनाओं का असर सीमांचल के इन इलाकों में नहीं दिखता है। नदियों पर ये जो पुल बने हैं लकड़ी के, बांस के, इनको चचरी पुल कहा जाता है और ऐसे सैकड़ों की संख्या में हैं। और इन नदियों पर, इन छोटी नदियों पर गांव वालों की समस्याओं का निदान करने के लिए पुल नहीं है। आखिर दिल्ली में बैठकर, जब ड्राइंग रूमों में बैठकर आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है, तब ये कहा जाता है कि बिहार की तस्वीर कुछ और है। हो सकता है कि पुल बने हों, लेकिन बिहार के किस हिस्से में बने हैं उससे भी राजनीति की बू आती तो है ही। फिलहाल सीमांचल का ये इलाका इंतज़ार कर रहा है बुनियादी सुविधाओं का, बिजली का, खेतों के लिए पानी का, सड़क का,
और पुल का। तो आज आपने देखा पूर्णिया जिले के चनका गांव से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्णिया जिले में 5 नवंबर को 5वें दौर के तहत मतदान होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इस इलाके के मतदाता वोट डालने के लिए घरों से निकलेंगे तो उनके जहन में इन जैसे तमाम मुद्दे होंगे और इसी आधार पर वो वोट देने के लिए अपना मन भी पक्का करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।